ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हमें पता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फोर्थ, एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड फिफ्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो पहले हमने जो चैप्टर्स किए हैं उनमें हमने स्टडी किया था कलेक्शन ऑफ डेटा। जो इन्वेस्टिगेटर है वो कैसे डेटा को कलेक्ट करता है। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि उसको सेंसस मेथड यूज करना है या सैंपल मेथड यूज करना है। फिर अगर सैंपल मेथड इन्वेस्टिगेटर यूज करना चाहे तो सैंपल मेथड्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। और सैंपल फ्रेम करने के बाद उसके बाद इन्वेस्टिगेटर जो मेथड्स हैं टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल या टेलीफोनिक इंटरव्यू। फिर वो जो टेक्निक्स हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की उनमें से एक मेथड सेलेक्ट करता है और अपने डेटा को कलेक्ट करता है। जो डेटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जिस डेटा को कलेक्ट करता है वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट को नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है तो वो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है और उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। सेकंड स्टेप है, सेकंड जो स्टेज है स्टैटिस्टिक्स की वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज करना मींस अरेंज करना। ऑर्गेनाइजेशन मींस arrangement of data in such a manner that data may be comparable and conclusion can be drawn out. Organization means डेटा को अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ डेटा in a manner such that data can be comparable. मींस डाटा को ऐसे अरेंज करना कि इन्वेस्टिगेटर उसको कंपेयर कर पाए and some meaningful conclusion may be drawn out. अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना मींस डेटा को अरेंज करना ताकि जो डेटा है जब इन्वेस्टिगेटर उसको अरेंज करेगा तो डेटा का कंपैरिजन पॉसिबल होगा और जब डेटा का कंपैरिजन पॉसिबल होगा तो ही डेटा से कोई ना कोई रिजल्ट फाइंड आउट इन्वेस्टिगेटर कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स, अरेंज करना डेटा को ताकि कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन फाइंड आउट किया जा सके। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो एक मेन मेथड है वो है क्लासिफिकेशन। इन्वेस्टिगेटर है जब डेटा को ऑर्गेनाइज करता है वो क्या करता है, डेटा को क्लासिफाई करता है इनटू डिफरेंट क्लासेस according to their similarity and their diversity. Classification means कि डेटा को क्लासिफाई करना into different classes
अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलनेस एफिनिटी, मीन्स जो भी डेटा है उसको अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स है, डाइवर्स जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस में डिवाइड करना, और जो सिमिलर डेटा है उसको एक क्लास में रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल, फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे स्कूल में 2000 स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया है, 2000 जो ये डेटा कलेक्ट किया है 2000 स्टूडेंट्स का, वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, और इस डेटा को अगर क्लासिफाई कर दें कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये क्या हो गया, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्सिटी। जो अलग अलग तरह का डेटा है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया। और अब उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट क्लास के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ, सेकंड क्लास के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ, थर्ड क्लास के सारे स्टूडेंट्स का, फोर्थ क्लास के फिर सारे स्टूडेंट्स का, फिफ्थ क्लास के सारे स्टूडेंट्स का। तो क्लासिफिकेशन मींस डेटा को क्लासिफाई करना इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब एक तरह का जो सिमिलर डेटा है उसको एक क्लास में रखना, एंड देयर डाइवर्सिटी मींस जो इस क्लास से अलग तरह का डेटा है उसके लिए अलग ग्रुप, अलग क्लास बनाना, तो इसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी रो डेटा है उसको क्लासिफाई करना इनटू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज, उसको हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस arrangement of data into different statistical series। सबसे पहली जो स्टेज है स्टैटिस्टिक्स की वो है डेटा को कलेक्ट करना, और सेकंड जो स्टेज है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कि डेटा को ऐसे अरेंज करना कि डाटा का कंपैरिजन हम कर सके, क्योंकि जब डेटा कंपैरिजन कर पाएंगे तभी उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट हम ड्रॉ कर पाएंगे। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो मेथड है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस डेटा को डिवाइड करना इनटू डिफरेंट क्लासेस, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। In simple words, classification means arrangement of data in different groups, arrangement of data in different groups according to their resemblance or affinity। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड या रो डेटा है उसको अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, और जो सिमिलर डेटा है उसको एक क्लास में रखना, जो अलग तरह का डेटा है उसको दूसरी क्लास में रखना, उससे जो डाइवर्स है उसको अलग क्लास में रखना। क्लासिफिकेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी, सिमिलर डेटा एक ग्रुप में रहेगा, एंड देयर डाइवर्सिटी, जो अलग तरह का डेटा है उसके लिए अलग क्लास बना दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है object of classification। तो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा को क्लासिफाई करने का वो है ब्रीफ एंड सिंपल। जब इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है जिसको हम रो डेटा बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है इन्वेस्टिगेटर का, डेटा को ऐसे अरेंज करना कि वो ब्रीफ
कि थोड़ा शॉर्ट में उसको हम अरेंज कर पाए और वो सिंपल भी हमें लगे, मीन्स उसको देखते ही वो डेटा हमारे समझ में आना शुरू हो जाए, हमें देखते ही लगे कि हाँ ये डेटा है और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये किस चीज से रिलेटेड डेटा है, क्या है, वो इन्वेस्टिगेटर के या देखने वाले की समझ में आए। तो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो है ब्रीफ एंड सिंपल। क्लासिफिकेशन करने का जो मेन पर्पज है कि जो डेटा है वो ब्रीफ दिखना चाहिए और देखने में सिंपल भी लगना चाहिए, जो भी उसको देखे उसको समझ में आना चाहिए। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का पर्पज ये है कि जो डेटा है उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए। यूटिलिटी इंक्रीज होने का मतलब कि जब डेटा को अरेंज कर दिया जाएगा तो वो जो डेटा है उसका कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगा, और अगर कंपैरिजन पॉसिबल है तो कंक्लूजन इन्वेस्टिगेटर फाइंड आउट कर पाएगा। तो इसीलिए डेटा की यूटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का, डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कि जो डेटा है उसको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करना, अच्छे तरीके से उसको क्लासिफाई करना, ताकि जो डेटा है वो इजीली कंपेरेबल भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो और देखते ही वो समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 11th क्लास का अगर डेटा कलेक्ट किया है इन्वेस्टिगेटर ने, उसको अरेंज करने का मतलब कि जो 11th क्लास का डेटा है उसको क्लासिफाई कर दें कि ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स, साइंस के, ये कॉमर्स के, उससे फिर कंपैरिजन करना पॉसिबल हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो किसमें है, आर्ट्स में है, साइंस में है या कॉमर्स में है, या उसमें भी फिर हम कह सकते हैं कि इसमें भी बॉयज और गर्ल्स में हम क्लासिफाई कर दें। ताकि ये भी कंपैरिजन किया जा सके कि जो बॉयज हैं उन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट की है, साइंस की है या कॉमर्स की है, या फिर साइंस में बॉयज ज्यादा है या गर्ल्स ज्यादा है, या कॉमर्स में बॉयज ज्यादा है या गर्ल्स ज्यादा है, उसको हम कहेंगे डिस्टिंक्टिवनेस, कि मतलब अच्छे तरीके से डेटा को क्लासिफाई करना, कि ताकि देखते ही डेटा जो है वो समझ में आ जाए, उसका जो कंपैरिजन है वो पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है कंपेरेबिलिटी। ये तो हम बार बार इसमें स्टडी कर रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि डेटा को ऐसे अरेंज करना, ऐसे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना कि उस डेटा का कंपैरिजन पॉसिबल हो सके, क्योंकि जब कंपैरिजन होता है तभी कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट में यही मतलब है जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है उसको एक अच्छे तरीके से अरेंज करना। अगर 11th क्लास का डेटा कलेक्ट किया है और उसको क्लासिफाई कर दें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में, तो या फिर जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उसको फर्दर हम क्लासिफाई कर दें बॉयज या गर्ल्स में, या तो हम फर्दर क्लासिफाई कर दें कि कितने जो स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स में रूरल एरिया से रिलेटेड है, कितने अर्बन से हैं, कितने रूरल से हैं, कितने अर्बन से हैं, कितने रूरल से हैं, कितने अर्बन से हैं। फिर उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर दें कि अर्बन में कितने गर्ल हैं और कितने बॉयज हैं। तो वो क्या है, एक साइंटिफिक अरेंजमेंट, किस तरीके से जिससे उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए, डेटा को हम इजीली कंपेयर कर पाए। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है वो है अट्रैक्टिव। डेटा को क्लासिफाई करने का मतलब कि जो डेटा इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ताकि वो डेटा अट्रैक्टिव लगे, इफेक्टिव लगे,
कि एक तो हम डेटा ऐसे ही हम हो यहाँ पे लिख देंगे ये मार्क्स है, ये 20, 30, 40, 50, 60। एक दूसरा तरीका है कि हम इसको अरेंज कर दें कि जो मार्क्स है 20 मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट के हैं 10 के, जो 40 मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट के हैं 20 के, जो 100 मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट के हैं 20 के। तो इसको हम क्या कहेंगे क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट, जो डेटा है वो देखने से अट्रैक्टिव भी लगे और इफेक्टिव भी हो। तो क्लासिफिकेशन की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि डेटा ब्रीफ हो जाए, थोड़ा शॉर्ट हो जाए, देखने में अट्रैक्टिव लगे, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए और देखते ही अलग से पता चले कि हाँ आर्ट्स के इतने स्टूडेंट हैं, साइंस के इतने हैं, कॉमर्स के इतने हैं, ताकि उसका कंपैरिजन पॉसिबल हो सके और कंपैरिजन होगा तो उससे मीनिंगफुल रिजल्ट भी ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। कि जब भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को क्लासिफाई करे, अरेंज करे इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, उसमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस मीन्स जो डेटा है वो ब्रीफ तो हो जाए, एक तो हमने डेटा कलेक्ट किया है और पूरे हमने यहाँ पे बहुत सारे 10-15 पेजेस या 20 या 30-40 पेजेस में हमने वो डेटा है किया है, एक हम उसको अरेंज कर देंगे तो थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। एक इस डेटा को अगर हम क्लासिफाई कर दे सिर्फ इसमें जो सारा डेटा इंक्लूड हो जाए, तो जब भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को क्लासिफाई करे, डेटा को ऑर्गेनाइज करे, उसको ध्यान रखना है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है वो सारा का सारा उसमें इंक्लूड होना चाहिए। कोई भी ऐसा आइटम या ऐसा डेटा ना हो जो छूट जाए। जब भी क्लासिफिकेशन करें ये ध्यान रखना है इन्वेस्टिगेटर को कि सारे के सारे आइटम्स उसमें इंक्लूड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे इनकम गिवन है, ये मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 20 है, 30 है, 31 है, 21 है, 31 है, 32 है, 40 है, और अगर इसको क्लासिफाई करें और क्लासिफिकेशन में हम ये कह दें कि 20 से 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, या फिर हम कह दें 40 से 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, यहाँ पे बीच में हमने एक वो स्किप कर दिया कि 30 से 40, या फिर अगर कहें कि 20 से 30 और यहाँ कर दें 32 से 40। अगर किसी के 31 मार्क्स हैं वो जो आइटम है वो इस सीरीज में इंक्लूड नहीं होगा। जब भी डेटा को क्लासिफाई करें ये ध्यान रखना है कि जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स में इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन वो है क्लैरिटी, कि जब भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को क्लासिफाई करे उसको ध्यान रखना है कि डेटा को क्लासिफिकेशन करते टाइम जब वो ग्रुप्स में डिवाइड करे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डेटा को जब क्लासिफाई करे तो वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ जाए कि किस चीज का डेटा है, ये ग्रुप किस चीज का है, ये ग्रुप किस चीज का है और ये ग्रुप किस चीज का है। जब भी क्लासिफिकेशन करे इन्वेस्टिगेटर तो वो क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि जो भी देखने वाला है उसको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है वो है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स जो भी
इन्वेस्टिगेटर जब भी डेटा को क्लासिफाई करे, जो भी होमोजीनियस डेटा है, जो सिमिलर डेटा है, होमोजीनियस या जो सिमिलर डेटा है वो एक ग्रुप में हो, कि अगर ये 11th क्लास का डेटा है तो यहाँ सारे 11th क्लास के स्टूडेंट है उनका डेटा हो, जो 12th क्लास है तो यहाँ सारे 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उनका डेटा हो। यानी कि जो सिमिलर डेटा है उनको एक ग्रुप में रखना है, जो फिर दूसरी तरह का जो सिमिलर डेटा है उसको दूसरे ग्रुप में रखना है। तो होमोजेनिटी का भी ध्यान रखना है। गुड जो क्लासिफिकेशन है उसकी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है कि कोई भी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कि कोई भी डेटा क्लासिफिकेशन करते टाइम छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी ग्रुप्स में डिवाइड करें तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो भी देखे उसकी समझ में आ जाए कि हाँ ये क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है, ये जो डेटा है ये किस चीज से रिलेटेड है। फिर होमोजेनिटी, कि जो सिमिलर डेटा है उसको एक ग्रुप में, फिर जो दूसरी तरह का डाइवर्स जो डेटा है वो दूसरे ग्रुप में, लेकिन दूसरे ग्रुप में सारा सिमिलर डेटा। नेक्स्ट जो फीचर है ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन वो है सूटेबिलिटी। जो भी क्लासिफिकेशन है वो इन्वेस्टिगेटर के ऑब्जेक्टिव या पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो वर्कर्स का इनकम ग्रुप पता करना चाहता है कि जो वर्कर्स हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, जो रिचर सेक्शन से हैं या मिडिल सेक्शन से हैं या पुअर सेक्शन से हैं, उस केस में जो भी क्लासिफिकेशन हो वो हो उनकी इनकम के बेस पे। इनकम के बेस पे कि जिनकी इनकम है 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000 या 15,000 से 20,000, जो भी क्लासिफिकेशन हो वो इन्वेस्टिगेटर के पर्पस या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेटर फाइंड आउट करना चाहता है उनके इनकम ग्रुप से रिलेटेड, उनको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कौन से जो वर्कर है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, और वो अगर क्लासिफिकेशन कर रहा है रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग, या फिर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड वर्कर, तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो सही नहीं होगा। जब भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को क्लासिफाई करे तो अपने पर्पस को ध्यान में रखे, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखे और उसी के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करे। नेक्स्ट जो फीचर है ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मींस अगर इन्वेस्टिगेटर है वो अलग अलग जो फर्म्स है, फॉर एग्जांपल 4 फर्म्स है A B C D, इस फर्म का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर इस फर्म का इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर इसका और फिर इसका, और इन चारों फर्म में जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, पर्पस है वो सेम है, कि वो जो भी वर्कर्स है उनकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उस पर वो सर्वे कर रहा है। तो अगर वो एक ग्रुप में क्लासिफिकेशन कर रहा है इनकम के अकॉर्डिंग, इनकम और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, तो बाकी जो अपने इन्वेस्टिगेशन करेगा फर्म बी सी डी ई में, उनमें भी उसका जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन का पर्पस सेम है, ऑब्जेक्टिव उसका सेम है, इसीलिए जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो भी सेम होना चाहिए। कि अगर ए में वो क्लासिफिकेशन कर रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, तो बी में भी उसी के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करे, हम सी में भी उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें, हम डी में भी उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें। जो भी क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ए को क्लासिफाई करता है इनकम के अकॉर्डिंग, बी को अगर वो क्लासिफाई कर दे रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग, तो वो हर एक फर्म में तो कंपैरिजन हो जाएगा, एक फर्म के जो वर्कर्स हैं, लेकिन जब वो फर्म ए का बी से कंपैरिजन करना चाहेगा तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन वो है इलास्टिक। हमने यहाँ पे पहले जो फीचर है उसमें तो ये कहा कि जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो एक ही रहना चाहिए,
अगर इन्वेस्टिगेशन का पर्पस सेम है। और यहाँ हम कह रहे हैं इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी, अगर इन्वेस्टिगेटर का पर्पस अलग है उस केस में जो क्लासिफिकेशन का बेस है उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको वो चेंज कर सके। यानी कि जब भी वो डेटा को क्लासिफाई करता है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, उसका पर्पस अगर चेंज है कि फर्म ए का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्म बी के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है रूरल और अर्बन वर्कर्स है उनके बेस पे, उस केस में जो उनका क्लासिफिकेशन का बेस है वो डिफरेंट हो सकता है। उसमें इलास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस भी होने चाहिए कि इन्वेस्टिगेटर का पर्पस चेंज होते ही वो डेटा को अलग तरीके से क्लासिफाई कर पाए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है